ये संविधान जो ये करना चाहते हैं उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। चरित्र का कुछ पता नहीं, दोहरी तिहरी चौहरी, इनका चरित्र क्या है कुछ नहीं पता है। अपने ही बंदे खड़े करते हैं कि तू ये कहना, तू ये कहना, तू ये कहना, मैं ये कह दूंगा, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं। ये सब इन्हीं की साजिश है। अगर उसे इतना ही भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने दे, और 400 तो बहुत दूर की बात है, 40 भी पार करके दिखाए कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो हो सकता मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाए बनारस में ही। देश की जनता बहुत गुस्से में है आज के तारीख में, और देश की जनता किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। भारतीय जनता पार्टी लगातार 400 पार के आंकड़े की बात कर रही है और इस बीच एक बयान आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बड़ा बयान देते हैं कि कैसे उनको 1/3 मेजॉरिटी चाहिए ताकि वो संविधान को एक तरीके से खत्म कर दे। इसके बाद एक बवाल मच जाता है लोगों के बीच में कि ये किस तरीके की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्या 400 पार के आंकड़े के पीछे सही मंशा जो है भारतीय जनता पार्टी की यही है कि संविधान बदल दिया जाए? इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं भानु प्रताप सिंह जी। सर, क्या कुछ कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी लगातार एक तरफ कह रही है 400 पार का में आंकड़ा दीजिए, दूसरी तरफ उन्हीं के सांसद कह रहे हैं कि हम संशोधन कर देंगे, जो हमारा संविधान है उसको तरीके से खत्म कर देंगे। नहीं, वो नई बात नहीं कह रहे हैं, ये तो वो लगातार कर रहे हैं। अगर आप देखें श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के समय भी जस्टिस वेंकट चलैया जी के उसमें अध्यक्षता में उन्होंने एक कमीशन बनाया था इसको चेंज करने के लिए, संविधान को चेंज करने के लिए। बट उसके बाद उन्होंने जस्टिस वेंकट चलैया ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, इसमें कुछ संशोधन नहीं किया जा सकता, पहले तो लागू करो इसको। सो इनकी कोशिश ये लगातार है, क्योंकि ये संविधान जो ये करना चाहते हैं उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा है। और जो 400 पार का नारा है वो 400 पार का नारा इसीलिए है, या 370 की जो अभी आपने 1/3 बोला, 1/3 नहीं 2/3 मेजॉरिटी, 2/3 बहुमत इनको चाहिए, क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे जरूरी प्रावधान हैं जिनमें 2/3 जो बहुमत है संसद में वो चाहिए, और साथ में आधे से अधिक जो राज्य हैं उनका सपोर्ट चाहिए। सो उस चक्कर में कर रहे हैं, और उसी चक्कर में ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ताकि एक बार पूरी गड़बड़ी करा के लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में जो पूरे देश में चुनाव है वो करा लिए जाएं, और उसके हिसाब से जो इन्हें चाहिए वो ये हासिल कर सके। ये सारी उसी के तहत है, ताकि जिस हिंदू राष्ट्र की ये बात करते हैं या जिस लक्ष्य को ये लेके चल रहे हैं उसे प्राप्त कर सके। सर, एक तरफ पीएम कहते हैं 400 पार की जो है इस बार हमें 2024 में सीटें चाहिए, और दूसरी तरफ उनके संसद बयान देते हैं, और इस बीच तीसरा बयान आता है कि उन सांसद के बयान से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ये दोहरी बातचीत है। देखिए, दोहरी क्या, इनके चरित्र का कुछ पता नहीं, दोहरी तिहरी चौहरी, इनका चरित्र क्या है कुछ नहीं पता है, ठीक है ना। सो ये अपने ही बंदे खड़े करते हैं कि तू ये कहना, तू ये कहना, तू ये कहना, मैं ये कह दूंगा, भाई मेरा तो कोई लेना देना नहीं। ये सब इन्हीं की साजिश है, और ये इसलिए ये मुद्दे छोड़ते हैं ताकि चर्चा चलती रहे और देश की जनता का ध्यान जो असली मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाए। उसी के लिए सारी की सारी चीजें की जा रही हैं। तो ये तो सब समझ में आ रहा है कि जब 370 बीजेपी और एनडीए को 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो ये सब समझ में आ रहा है कि इनकी मंशा क्या है। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रखते हैं, जानते नहीं है क्या है, सब समझ रहे हैं कि किस लिए ये सारा सब कुछ किया जा रहा है। और इसी संविधान के माध्यम से, संवैधानिक रूप से इस संविधान को खत्म करने की जो घिनौनी साजिश है वो लोग सब समझ रहे हैं। बोल रहे हैं कि लोकसभा में तो प्रधानमंत्री मोदी जी जीत कर आ जाते हैं, वहां तो हमें मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन राज्यसभा में हम जो है पीछे रह रहे हैं, उसी को और पूरा कर। मोदी की कोई औकात नहीं है, मैं यही शब्द इस्तेमाल करूं, उसकी कोई औकात नहीं है। अगर उसे इतना ही भरोसा है तो बैलेट पेपर से चुनाव होने दे, और 400 तो बहुत दूर की बात है, 40 भी पार करके दिखाए। हमेशा के लिए कोट उतार के रख दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा मैं, समझे ना। नहीं जीत सकते, ईवीएम में बेईमानी करके, गड़बड़ी करके वो जितनी चाहे सीट जीत सकते। जनता का विश्वास मेरे साथ है, जनता विश्वास नहीं है, जनता का कोई विश्वास नहीं है। अगर जनता का विश्वास है ही, मैं यही बात फिर दोहरा रहा हूं, अगर देश की जनता का विश्वास प्रधानमंत्री मोदी में है और देश के प्रधानमंत्री को इतना भरोसा है कि पब्लिक उनके साथ में खड़ी है, तो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, उसमें दिक्कत क्या है? भाई जनता साथ में है तो तुम जीत के आओगे, तुम्हें डर किस बात का है? तुम क्यों जो है अपनी मोदी की गारंटी वाली वैन में जो ईवीएम जगह जगह पूरे देश में 40,000 जो है वैन घुमा रहे हो, क्यों घुमा रहे हो? आप क्यों बताना चाह रहे हो कि ईवीएम जो सही है? क्यों कर रहे हो? आपका विश्वास है, चाहे जैसे करा लो। अगर माना मुझे विश्वास है कि सब लोग मेरे साथ में है, तो मैं कहूंगा जैसे चाहे करा, तू जैसे भी करना है कर ले, तो मैं ही जीत के आऊंगा। ये होती है वो। लेकिन मालूम है अंदर से कि 10% जनता भी आज की तारीख में मोदी को चाहती नहीं है।
बहुत जीतने की तो बहुत दूर की बात है, 10% जनता भी चाहती नहीं है। और मालूम है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो हो सकता है मोदी की खुद की जमानत जब्त हो जाए, बनारस में ही ये स्थिति है। लेकिन ये सारी चीज जानते हुए किसी हालत में वो रिस्क नहीं लेना चाहता। 10% जनता भी उनको पसंद नहीं करती है। मेन मीडिया में दिखाया जाता है कि मोदी के आगे कोई है नहीं और पूरे देश के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे प्रसिद्ध नेता बन चुके हैं सब। मेन मीडिया कौन सा? मैं तो आप ही को जानता हूँ, आप ही मेन मीडिया हो। आप देखो जो रिपोर्ट आ रहे हैं उस मीडिया को, जो गोदी मीडिया है, बंद करने की तैयारी की जा रही है। वो निश्चित रूप से तैयारी की जा रही है। लड़ो, किसी की औकात नहीं आपको बंद कर सके। आप लड़ो मजबूती के साथ में। अगर लड़ोगे तो मोदी की कोई ताकत नहीं आपको बंद कर सके। वो कोशिश तो जरूर है, क्योंकि सच आप ही दिखा रहे हो ना। वो मीडिया जो कभी मीडिया हुआ करता था, जो अपना ईमान बेचकर बेईमान बन चुका है, वो मीडिया किसी भी हालत में आपका मुकाबला नहीं कर सकता। और वो मीडिया नहीं रहा, वो बीजेपी का प्रवक्ता बन चुका है। सो जो बीजेपी का प्रवक्ता है वो बीजेपी की बात करेगा, उसी के लिए दिखाएगा। उसकी बात नहीं, आप अपनी बात करो। पूरे देश के कोने कोने में आपकी आवाज आ रही है। जनता से पूछो जनता क्या चाह रही है। सो जनता मोदी के साथ नहीं है, मोदी के खिलाफ है। और जो उनका तथाकथित जो उनके प्रवक्ता है वो बेशक उनकी बात करें। हेगड़े जी अपने बयान में एक बात और कह रहे हैं कि संविधान के अंदर कुछ ऐसे बिंदु है जो हिंदुओं के पतन की बात करती है। वो कांग्रेस सरकार में इस तरीके की बात आई है और वही हटाने की कवायद जो है 400 पार के बाद की जाएगी। तो ये ऐसा मैसेज देना लोगों को कहाँ तक है? ये जो बात कह रहे हैं इनसे ये पूछो तुम किस हिंदू की बात कर रहे हो? तुम हिंदू पहले तो एक धर्म नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट कहती है ना, हिंदू धर्म नहीं है, एक जीने की कला है। जिस धर्म की बात कर रहे हो वो धर्म तो कुछ और है। उसे तो आप सनातन धर्म कह सकते हो या ब्राह्मण धर्म कह सकते हो, वो स्थिति है। और जिनकी बात कर रहे हो, ये कोर्ट जो फैसले दे रही है कौन है? कोर्ट में चीफ जस्टिस कौन है? हिंदू। बाकी और जजेस कौन है? हिंदू। शायद मुस्लिम जज हैं, बाकी जो है सारे के सारे जो है हिंदू जज हैं। प्राइम मिनिस्टर कौन है? हिंदू। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू। राज्यपाल कौन है? हिंदू। ये मतलब अलग अलग जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री कौन है, मंत्री कौन है? हिंदू। आप कौन हो? ये जो मीडिया चला रहे हैं, ये 4 PM वाले संजय शर्मा जी कौन है? हिंदू। चारों तरफ हिंदू ही हिंदू हैं। भी कहते हैं हिंदू खतरे में। कह रहे हो आपके हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के खिलाफ। अबे अगर हिंदुओं के खिलाफ करने वाली बात है तो वो सरिता पढ़ लेना। अब तो पता नहीं, मुझे लगता है कि छपती है नहीं छपती, लेकिन सरिता पहले छपती थी ना, उसे पढ़ लो, पता लग जाएगी क्या कहानी है। और अगर इतिहास खुलेगा तो बहुत दूर तक बात जाएगी, वो संभाले नहीं संभलेगी। ये जो बात कही जा रही है, एक्चुअल में बीजेपी ने ऐसे लोग छोड़ रखे हैं इन बातों को कहने के लिए, इस तरह की चर्चा कराने के लिए, और चर्चा करा के भटकाया जाए ध्यान असली मुद्दों से, इसके लिए लोग छोड़ रखे, जैसे मैं पहले कह चुका हूं। अन्यथा हिंदू की और उसकी कोई बात यहाँ नहीं। आखिरी सवाल लूंगी सर, एक तरफ 400 पार की बात की जा रही है, दूसरी तरफ जो चुनाव आयोग थे वो इस्तीफा दे रहे हैं और जनता उधर चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो किस दिशा में जो है देश इस समय जा रहा है? नहीं, देश तो बहुत बुरी हालत में ढकेला जा रहा, जा नहीं रहा। देश को बहुत बुरी स्थिति में ढकेला जा रहा है। लगातार सरकार यही काम कर रही है। और रही कि चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दिया है तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे, अन्यथा वो चुनाव आयुक्त जिसको 24 घंटे के अंदर अंदर बना दिया गया, इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया, उसके VRS लेने के बाद ही वो क्यों दे रहा इस्तीफा? क्या कोई ऐसी बात है जो सरकार कराना चाहती है? मतलब आदमी का ईमान अगर जाग जाए तो वो कहता है यार आटे में नमक तो ठीक है, एक इस हद तक तो बेईमानी कर सकता है, लेकिन आप सारा काम बेईमानी सब कुछ कराओ, गलत कराओ, हर किसी की जो आत्मा है, हर किसी का मन ये गवाही नहीं देता है। सो हो सकता है कोई ऐसा कारण हो, सरकार वो चाह रही हो और वो करने से मना कर दिया हो और बेहतर समझाओ कि यार मेरे यहां से निकल लो। क्योंकि जिस तरह से ईवीएम पे हल्ला मच रहा है, हो सकता है पब्लिक क्या रुख अख्तियार करेगी इसका पता नहीं है। देश की जनता बहुत गुस्से में है आज की तारीख में, और देश की जनता किसी भी हालत में ईवीएम से चुनाव नहीं चाहती है। और इलेक्शन कमीशन गुंडागर्दी पर उतरा हुआ है, जबरदस्ती कर रहा है, बहुत ज्यादा एडामेंट है। सरकार के साथ मिलकर कभी किसी भी हालत में हो हम इसी से चुनाव कराएंगे, उसके लिए 40,000 वैन लेके मोदी की गारंटी वाली भाग रहा है। सो इन सब कारणों से हो सकता है कोई ऐसा बड़ा कारण हो, जैसे पाकिस्तान में जो इलेक्शन कमिश्नर है उसकी अंतर्मन जाग गया और उसने कहा भाई मैंने बहुत बड़ी बेईमानी करी है, मुझे सूली पे चढ़ा दो, मुझे फांसी पे लटका दो चौराहे पे। कहीं ऐसी बात हो सकती है कि भाई इससे पहले की स्थिति और गंभीर हो, मामला और ज्यादा फंसे। और जैसे अभी आज जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर, SBI को बड़ी जबरदस्त लताड़ लगाई और कहा कि कल तक लाके दो सारी चीजें, और इलेक्शन कमीशन को कहा कि 15 तारीख शाम 5 बजे तक सारी चीज अपलोड करो, उस पर अपनी वेबसाइट पर डालो।
तो इन सारी चीजों के मद्देनजर हो सकता है उन्हें इस चीज का आभास हो गया हो कि भविष्य में स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक होने वाली है। इसको आप ऐसे समझ सके कि देश को पिछले 10 साल में लगभग 15 लाख अरबपति खरबपति लोग छोड़ के जा चुके हैं। उन्हें मालूम है कि देश की स्थिति कितनी भयानक होने वाली, तभी वो छोड़ के गए, अन्यथा अपना देश कोई छोड़ के क्यों जाता है? सब कुछ है, सो यहां से वहां जाके व्यापार कर रहे हैं। इसी तरह से हो सकता है जो इलेक्शन कमीशन मिस्टर अरुण गोयल हैं, उन्हें उन चीजों का एहसास हो जो बहुत खतरनाक इस देश में होने वाली हो और वो उसमें भागीदार नहीं बनना चाहता हूं, इस वजह से इस्तीफा दिया हो। ये हमारी अपनी मतलब ऑब्जर्वेशन है हमारी, ये सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। एसबीआई का जो फैसला है उससे जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल लूंगी। अगर एसबीआई कल ब्यौरा नहीं देती है, किसी के प्रभाव में, डर में अवमानना करती है, तो उसके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई? नहीं, देखिए सीधे सीधे अवमानना का, और मैं समझता हूं अगर नहीं है तो जो एसबीआई का चेयरमैन है और एमडी है, सीएमडी वगैरह जो भी हैं, वो तुरंत बुला के उन्हें जेल भेजो, 6 महीने के अंदर करो, पता लग जाएगी अपने आप। समझ रहे हो? कोई कोर्ट को पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट को पूरी पावर है कि बिना उसके उसे बुला के तुरंत अरेस्ट करवा के जेल भेजा, चल पड़े रहो उसमें 6 महीने तक। तो इस तरीके की संभावना मान सकते हैं अगर प्रभाव और डर? नहीं, मैं समझता हूं कोर्ट का जो रुख है आज, वो रुख इस बात को बता रहा है कि अगर इन्होंने कोई भी चूं चपड़ की जरा सी भी और इंफॉर्मेशन नहीं दी जो चाहता है, मतलब कोर्ट ने जिसके लिए आदेश दिया है, अगर वो नहीं दी तो कोर्ट कोई भी एक्शन ले सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्शन ले सकता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े होते हैं, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अब एसबीआई की मुश्किलें बढ़ने वाली है। यदि कल अवमानना की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तो एसबीआई के काफी जो है मुश्किलें बढ़ने वाली है। तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।